Hello everyone, this is Kirti. In this video, we are going to discuss practice set 5 for LT English. So guys, if you are preparing for UP LT grade English and visiting first time this channel, subscribe it so that you may get all the videos of this channel because it is very beneficial for all state TGT, PGT, LT, GIC, UGC exam. And now discuss practice set 5. Your first question is who committed suicide in Things Fall Apart? Things Fall Apart is a very famous novel by Chinua Achebe, a Nigerian author. सो आपको ये बताना है कि इस नोवेल के अंदर सुसाइड कौन करता है. ठीक है, योर ऑप्शंस आर नवोय, ओकोनकवो, इनोको एंड अजीमा. ठीक है, ये सभी अफ्रीकन नेम है, सो थोड़े से अजीब लगते हैं पढ़ने में. तो कौन यहाँ पर सुसाइड करता है इस नोवेल के अंदर आपको बताना है. सो ओकोनकवो कमिटेड सुसाइड इन थिंग्स फॉल अपार्ट, सो बी इज द राइट आंसर. ठीक है, ये जो ओकोनकवो है जो कि मेन प्रोटागोनिस्ट है इस नोवेल का, ठीक है, वो एट द एंड ऑफ द नोवेल सुसाइड कर लेता है क्योंकि जो गांव के लोग हैं, जो विलेजर्स हैं, उसकी ट्राइब, उसकी जो कम्युनिटी है, ट्राइब है, उसके जो लोग हैं, वो सभी क्या है, क्रिश्चियनिटी की तरफ जा रहे हैं, सब क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर रहे हैं. सो ये वाली जो चीज़ है और कौन को पसंद नहीं आती. सो फाइनली वो क्या करता है कि इस तरीके से वहाँ पर गांव में एक पेड़ होता है, ठीक है, पेड़ से लटक कर वो अपना मतलब सुसाइड कर लेता है, अपने आप को ऐसे लटका लेता है पेड़ पर. ठीक है, और उसकी कोई डेड बॉडी को वहाँ से फिर नहीं मतलब उतारता, वो उसकी जो डेड बॉडी है वो पेड़ के ऊपर ही लटकी रहती है. अब इसके पीछे भी एक रीज़न है कि ये जो लोग मतलब वो जो ये जो कम्युनिटी है इसकी ओकोनकवो की, यहाँ ये सब लोग क्रिश्चियनिटी को जब फॉलो करने लग जाते हैं तो ये काफ़ी उन लोगों को समझाता है कि मतलब ये ठीक नहीं है, अपनी अपनी ट्रेडिशन को छोड़ना ठीक नहीं है, अब अपनी ट्रेडिशन को फॉलो करो. पर ये लोग नहीं समझते. लेकिन जब लास्ट में ये सुसाइड कर लेता है तो इसकी बॉडी को कोई भी हाथ नहीं लगाता. ठीक है, वो वहीं पेड़ के ऊपर लटकी रहती है. तो उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर एक मतलब ये मान्यता थी इस गांव में कि जो इंसान सुसाइड करेगा उसकी बॉडी को कोई टच नहीं करेगा, उसको उतारा नहीं जाएगा. तो कहने का मतलब ये है कि मरने के बाद एक तरह से ओकोनकवो की जीत हो जाती है, क्योंकि जो वहाँ की कल्चर थी, जो वहाँ के लोग मानते थे, वो चीज़ एंड में मतलब वो जीत मतलब उसकी जीत हो जाती है, क्योंकि वो लोग उस चीज़ उस परंपरा का मतलब पालन करते हैं कि डेड बॉडी को नहीं उतारना है. अगर वो लोग पूरी तरह से मतलब क्रिश्चियन हो जाते तो डेफिनेटली उस बॉडी को उतारते और उसका दाह संस्कार कर देते, बट कोई नहीं उतारता. क्यों? कि ये वहाँ की कल्चर का एक पार्ट है. सो ये मैसेज देता है नोबल कि फाइनली जो ओकोनकवो है वो अपनी कल्चर को कैसे मनवा देता है लोगों से. ठीक है, सो आपका जो आंसर है वो हो गया बी. और बाकी जो करेक्टर है वो भी इसके, जैसे नवो इसका बेटा है ओकोनकवो का, ये भी क्रिश्चियनिटी को अपना लेता है. ये अपने फादर ओकोनकवो से बहुत हेट करता है क्योंकि वो इकमी फ्यूमा नाम का जो लड़का था ये उसका मर्डर कर देता है. तो इसकी वजह से ये इसको बिल्कुल डिसलाइक करने लग जाता है और क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने लग जाता है. उनो का इसका फादर है जो कि इसके बिल्कुल जस्ट अपोजिट है इन क्वालिटीज़, है ना. ये एक वॉरियर है और ये एक मतलब थोड़ा सा डरपोक टाइप का इंसान है. एंड एजीमा आपको पता है इसकी फेवरेट चाइल्ड है ओकोनकवो की. सो सारे करेक्टर यहीं से हैं. नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, सदा उसके कान भरता है. ठीक है, हमेशा उसके कान भरता है. तो क्या हो गया ये, इसका आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना. ही इज पॉइजनिंग हिज ईयर्स, ही इज ऑलवेज पॉइजनिंग हिज ईयर्स, ही फील्स पॉइजन हिज ईयर्स. ठीक है, ही इज नेवर पॉइजनिंग हिज ईयर. तो ही इज ऑलवेज पॉइजनिंग हिज ईयर्स. ठीक है, सो बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, फॉर वॉट रीजन ओकोनकवो वॉज एक्साइल्ड. ठीक है, क्या रीज़न है जिसकी वजह से ओकोनकवो को एक्साइलमेंट मिलता है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है कम्युनिटी से. सो आपको ये बताना है. ओकोनकवो आपने अभी यहाँ ऊपर देखा था, थिंग्स फॉल अपार्ट का ये है ना मेन हीरो है. ही स्टॉल मनी, उसने पैसा चुराया था. ही किल्ड उनोका, उसने अपने उनोका का मर्डर कर दिया. ही स्टॉल जेम अनइंटेंशनली किल्ड अ फेलो क्लेन मेंबर. सो अनइंटेंशनली मतलब सोच विचार करने अनजाने में गलती से वो एक मतलब क्लीन का मर्डर कर देता है, जिसकी वजह से उसको एक्साइलमेंट मिलता है. सो डी इज द राइट आंसर.
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, चंद्रन मैरिड टू, चंद्रन किससे शादी करता है? ठीक है, आपको पता है चंद्रन इज द मेन प्रोटागोनिस्ट इन द बैचलर ऑफ आर्ट। ठीक है, ये सब कुछ मैं इसलिए रिपीट करती हूँ, आपका रिवीजन होता रहता है। ठीक है, क्योंकि करेक्टर्स और ये नोबल का नेम, राइटर का नेम, उनका नोबल प्राइज, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सो चंदन इज द मेन प्रोटागोनिस्ट इन द बैचलर ऑफ आर्ट, अ नोबल बाई R.K. नारायण। ठीक है, R.K. नारायण ने इसको लिखा है इन 1937। और इसका जो हीरो ये चंद्रन है, इसकी शादी किससे होती है? ऑप्शंस हैं आपके, मालती, सीनू। सीनू तो इसका छोटा भाई है, तो सीनू से शादी होगी नहीं, सुशीला, अवंती। तो यहाँ पे जो शादी होती है इसकी वो सुशीला के साथ हो जाती है ना। सो सी इज द राइट आंसर। हालांकि ये प्यार मालती से करता था, जो उसको सरयू नदी के किनारे पर मिली थी वो लड़की, तो लेकिन शादी उसकी नहीं हो पाती क्योंकि उसके माँ बाप को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। लेकिन लास्ट में उसके फादर एक लड़की, मतलब एक सुशीला का रिश्ता लेके आते हैं, तो उसकी शादी हो जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, होम डिड चंद्रन मेट नियर रिवर सरयू। ठीक है, तो यही हमने अभी ऊपर डिस्कस किया है कि जो चंदर है वो सरयू नदी पर किससे मिलता था? तो सुशीला, मालती, गीता, रामू। ठीक है, तो सुशीला तो वो लड़की है जिससे उसकी शादी होती है, तो ये तो आपका रॉन्ग। जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा बी, मालती। मालती वो लड़की थी जिससे चंदर प्यार करता था और सरयू नदी पर उससे मिलता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, द नोबल कंठापुरा इज नैरेटेड इन द फॉर्म ऑफ। यहाँ पर आपको बताना है क्या आंसर आएगा आपका। पुराण, एपिक, ड्रामा, रिलीजियस स्टोरी। सो कंठापुरा को कैसे नैरेट किया गया है ये बताना है। सो इन द फॉर्म ऑफ पुराण। पुराण आप समझते हैं, हमारे जैसे वेद पुराण होते हैं, वेद होते हैं, हमारे पुराण होते हैं। सो पुराण की फॉर्म में इस नोबल को नरेट किया गया है। सो ए इज द राइट आंसर। एंड नरेट कौन करता है ये भी क्वेश्चन आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कि अचक्का नाम की एक बूढ़ी औरत है जो कि एक ब्राह्मण है बाई कास्ट। शी इज द नरेटर ऑफ द नोबल। ठीक है, अचक्का, अचक्का आप याद रखना, क्योंकि इसमें मिलते जुलते कई सारे नाम है। अचक्का, अचक्का गलत लिख दिया शायद मैंने। अचक्का और एक और है कंचमा। कंचमा गॉडेस है और अचक्का नैरेटर है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, आफ्टर राम कृष्णैया डैड हु टॉट एंड एक्सप्लेन वेदांतिक टेस्ट एंड फिलोसफी टू विलेजर्स। ठीक है, तो राम कृष्णैया, इनके मरने के बाद में यहाँ पर गांव में कौन ये जो फिलोसफी है विलेजर्स वगैरह को एक्सप्लेन करता है, आपको ये बताना है। योर ऑप्शंस आर राम कृष्णैया, भट्टा, स्वामी, मूर्ति। मूर्ति आपको पता है मेन हीरो है नोवेल में, भट्टा आपको पता है। ठीक है, ये राम कृष्णैया, राम कृष्णैया तो यहाँ पर भी है, तो ये शायद आप इसको एक बार रीचेक कर लेना। ठीक है, यहाँ पर क्रॉस लगा लो, इसको चेक कर लेना एक बार, क्योंकि राम कृष्णैया नहीं होगा यहाँ पर। राम कृष्णैया के बाद कौन करता है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पर राम नैया हो, है ना, इसमें एक माइनर करेक्टर है राम नैया। ये कृष्णैया, राम नैया, ये एक माइनर करेक्टर है ना नोबल के अंदर, तो राम नैया हो सकता है, एक बार आप इसको चेक कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, होम डज एग्नीज वेन राइट डिसाइड टू मैरी। ये एग्नीज वेन राइट इज अ करेक्टर इन द नोवेल ग्रेप ऑफ रेथ बाय जॉन स्टीन बैक। ओके, तो ये जो है एग्नीज, ये किससे शादी करने का डिसीजन लेती है इन द नोवेल, आपको बताना है। सो यहाँ पर ऑप्शंस हैं आपके, टॉम जॉर्ड, एल एल एंड जिम कैसी एंड फ्लॉयड नॉल्स। सो किससे शादी करने का सोचती है ये? सो आपको पता है टॉम तो मेन हीरो है, जिम कैसी फॉर्मर मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्रीचर है ये, है ना, फॉर्मर प्रीचर, जो मतलब पहले मतलब प्रीचर मतलब प्रीचिंग करता है, उपदेश देने का काम करता है, एंड बाद में ये गिव अप कर देता है ना अपना जो कैरियर है। यहाँ पर जो एल है, ये एल जॉर्ड है ना, एल जॉर्ड, ये भी जॉर्ड फैमिली का छोटा बेटा है, मतलब टॉम का छोटा भाई है, इससे ये शादी करती है एग्नीज। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, हु इन द नोवेल फर्स्ट प्रपोज इज द आइडिया ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द वर्कर्स। ठीक है, इस नोवेल के अंदर ये जो
who in the novel first proposes the idea of organizing the वर्कर्स को लाने का जो आइडिया है ये कौन प्रपोज करता है इस नोवेल में, ठीक है। ये ऊपर वाली नोवेल की ही बात हो रही है। तो यहाँ पर है वही करेक्टर हैं, टॉम जॉर्ड हो गया, एल जॉर्ड हो गया छोटा भाई इसका, ठीक है, जिम कैसी हो गया, फ्लॉयड नॉल्स हो गया। सो ये जो फ्लॉयड है ये लाने की बात करता है। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। द ओल्ड मैन रिमेंबर दैट वंस व्हेन ही किल्ड फीमेल मर्लिन अ मेल मर्लिन, ठीक है। तो यहाँ आपके ऑप्शंस हैं, बिट द टेल ऑफ द फीमेल, रेड वाइंड विद द पोजेज ऑफ मर्लिन सीकिंग, ठीक है। तो वो यहाँ पर वही याद करता है कि स्वाम अलॉन्ग साइड द बोट एज दो इन मॉर्निंग। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11। मैनोलिन पेरेंट refuse to let the boy fish with the old man because they believe Santiago is shallow. How does Hemingway translate this word? ठीक है, shallow word यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि shallow का क्या मतलब है, क्योंकि सेंटियागो को वो shallow कह रहे हैं ना। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा जा रहा है कि मैनोलिन है ना, जो अप्रेंटिस है ये इसका सेंटियागो का, इसके पेरेंट मना करते हैं क्योंकि उसको कोई मछली वछली तो मिलती ही नहीं है, मतलब ऐसे ही है ना। तो एक तरह से उसका जो रोजाना का जो जाना है उसके पेरेंट्स को पसंद नहीं आता। वो कहते हैं कि क्या यार, वो एक तरह से सैलो है वो इंसान, सेंटियागो के लिए बोलते हैं, मतलब बेकार हो गया इसका मतलब। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा जैसे यहाँ पे ऑप्शन है क्रेजी, सेल्फिश, वॉस्ड अप, द रोस्ट फ्रॉम द अनलक। तो वही लोग ये कहते हैं कि उसको कोई फिश वगैरह नहीं मिलती, तो रोस्ट फ्रॉम ऑफ अनलक मतलब उसका भाग्य ही खराब है, उसको कोई फिश विश मिलने वाली नहीं है, तुम उसके साथ जाना आना छोड़ दो। तो अपने बेटे को वो रोक लेते हैं उसके साथ जाने से। नेक्स्ट है 12। हेट्रोन सजेस्ट दैट द वाइल्ड रोज बुश दैट ग्लोज आउटसाइड द प्रिजन, ठीक है। यहाँ पर जो हैथ्रोन है वो जो वाइल्ड जो जंगली रोज बुश हैं जेल के बाहर, जेल के दरवाजे के पास, वो सिंबल हैं, डोर इज अ सिंबल ऑफ, ठीक है। किसका सिंबल है वो ये बताना है आपको, नेचुरल अनटेम्ड ब्यूटी, ठीक है। नेचुरल अनटेम्ड ब्यूटी का सिंबल है वो वाइल्ड रोज बुश जो जेल के बाहर दरवाजे पर हैं, ठीक है। सो नेचुरल अनटेम्ड ब्यूटी, ठीक है। नेक्स्ट है 13। द नोबल बिलोंग्स टू, नोबल किससे बिलोंग करता है ये बताना है आपको। तो विक्टोरियन लिटरेचर, एनलाइनमेंट, रोमांटिसिज्म, रियलिज्म। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो बनेगा आपका विक्टोरियन लिटरेचर, ठीक है। जो नोबल की ज़्यादातर जो शुरुआत है आपने देखा है ना, जो थॉमस हार्डी हैं, चार्ल्स डिकेंस, जो लोग नोबल लिखते हैं वो ज़्यादातर सब विक्टोरियन एज से हैं, उससे पहले नोबल वगैरह मतलब इसका प्रचलन नहीं था। ये विक्टोरियन एज से इनकी स्टार्टिंग होती है। तो ए इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पे 14। टेक्निकली होगा यहाँ पे ना, टेक्निकली रैफ लाइफ इज सेव्ड बाय, ये जो राफ है ना इसकी लाइफ कैसे बचती है। तो आपको पता है कि विलियम गोल्डिंग का जो नोवेल है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, उसमें ये जो है बच्चों की कहानी है, इससे रैफ है, इसमें पिग्गी है, जैक है ना, रॉगर है और सैम है और वो है एरिक वगैरह, कुछ ये बच्चे हैं, है ना। तो इनकी ग्रुप है, ये लोग आइलैंड पर एक पहुंच जाते हैं, तो वहाँ पर ये फिर मतलब ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं, अच्छे बच्चे का ग्रुप है, एक बुरे बच्चों का ग्रुप है। तो राल्फ यहाँ पे अपनी कैसी जान बचाता है, मतलब उसकी बस्ती है ये बताना है। सो स्मोक इंटेंडेड टू फोर्स हिम आउट, ठीक है। इस स्मोक की वजह से है ना, इस स्मोक की वजह से उसकी जान बच जाती है, क्योंकि स्मोक की वजह से क्या होता है कि जो ऑफिसर होते हैं, शिप ऑफिसर, नोटिस द फायर रेजिंग इन द जंगल, ठीक है। तो जंगल में जो फायर उठ रही थी, मतलब इन लोगों ने बनाया था ना बच्चों ने, तो वो फायर की वजह से वो लोग ऑफिसर नोटिस कर लेते हैं और वो ये जो रैफ है इसके पास वो लोग आ जाते हैं, तो इसकी जान बच जाती है। सो बी इज द राइट आंसर। स्मोक, आप ध्यान रखना, स्मोक इंटेंडेड टू फोर्स हिम आउट, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 15। यहाँ पर रैफ ही होगा, है ना, ये पाफ नहीं है यहाँ पर कोई शायद, हाँ पाफ तो है ही नहीं, रैफ है। रैफ हाइडिंग प्लेस इज बिट्रेड बाय, है ना। जो रैफ है, रैफ छुपा हुआ था, एक्चुअली क्या था कि मैंने बताया ना कि ग्रुप में डिवाइड हो गया था, एक ग्रुप हो गया था रैफ का, एक हो गया था जैक का। जैक है ना गंदा था, मतलब गंदा क्या कि जो मतलब ईविल का प्रतीक वो दिखाया गया है, ये अच्छाई का प्रतीक दिखाया गया है राफ को।
तो वो एक जगह पर छुप जाता है जब इनका गैंग इनको मारने आ रहा होता है। तो हिज फुटप्रिंट विल्फ्रेड सैमरिक हिज स्नीज, या उसको छींक आ जाती है या फिर सैमरिक, किसकी वजह से वो उसका जो हाइडिंग प्लेस है पता चल जाता है, तो वो है सैमरिक। ठीक है, सो सी इज द राइट आंसर। ये जो सैमरिक है ना, ये सैम एंड एरिक, ये अलग अलग करेक्टर हैं ये दोनों। ठीक है, सैम एंड एरिक ये दोनों जुड़वा हैं, इसलिए है ना, दोनों एक जैसे दिखते हैं। तो सैम और एरिक को ये लोग जो है ना, ये ग्रुप है जो बच्चों का, ये सैमरिक बोलता है, क्योंकि ये ट्विंस हैं तो इनको ये लोग एक सिंगल एंटिटी के रूप में देखते हैं, तो वो लोग बोलते हैं सैमरिक। सो सैमरिक की वजह से। नेक्स्ट है यहाँ पे 16, इट इज 5:30 बाई माई वॉच। तो मेरी घड़ी के अनुसार इसमें कितने 5:30 बजे हैं मेरी घड़ी में। तो आपका जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ए। मेरी घड़ी में 5:30 बजे हैं। इट इज़ हाफ, ठीक है, इट इज़ है ना, प्रेजेंट में जाएगा ये सेंटेंस। यहाँ बजाएगी, ये तो फ्यूचर में जा रहा है, ये बजे थे, ये भी ये पास्ट में जा रहा है, नहीं बजेंगे, ये सब गलत है, पहला वाला सही है। ठीक है, नेक्स्ट है 17, विद वॉट लंदन लैंडमार्क डज पीटर एसोसिएट क्लैरिसा प्लेइंग द होस्टर्स। ठीक है, सो आपके ऑप्शंस हैं ये यहाँ पर 4, बिग बैंस क्लॉक टॉवर, सेंट पॉल कैथेड्रल, संडे सर्मन, ट्रेफ ट्रैफलगर स्क्वायर्स, फ्ली मार्केट, सेंट मार्गरेट, रिंगिंग ऑफ द वेल्स। सो विद वॉट लंदन लैंडमार्क डज पीटर एसोसिएट क्लेरिसा, मतलब ये जो पीटर है ये क्लेरिसा से किस लैंडमार्क्स के साथ एसोसिएटेड है, तो सेंट मार्गरेट, रिंगिंग ऑफ द बेल्स, ये है। नेक्स्ट है यहाँ पर 18, हु इज द पेल यंग जेंटलमैन। ये पेल यंग जेंटलमैन कौन है इन ग्रेट एक्सपेक्टेशन। ठीक है, वहां से ये क्वेश्चन है। विमिक, हर्बर्ट, जैगर्स, स्टाटोप। सो ये हर्बर्ट है, सो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, हर्बर्ट आपको पता है, हर्बर्ट जो मैथ्यू हर्बर्ट, मतलब जो ट्यूटर है पिप का लंदन में, मैथ्यू हर्बर्ट जो कजिन है मिस हैविसम का, है ना, सो उसका ये बेटा है हर्बर्ट पॉकेट, है ना। तो ये एक पेल यंग जेंटलमैन की तरह इसको दिखाया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर 19, हु वाइज हर्बर्ट वे इनटू बिजनेस। तो हर्बर्ट का जो वे है बिजनेस में, उसको कौन बाय कर लेता है, सो ये है पिप। सो ए इज द राइट आंसर, पिप। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज मिस्टर गार्डिनर प्रोफेशन। ठीक है, मिस्टर गार्डिनर का प्रोफेशन क्या है ये आपको बताना है। कौन थे ये, आर्मी ऑफिसर, क्लर्जीमैन, मर्चेंट, लॉयर। तो मिस्टर गार्डिनर प्रोफेशन इज मर्चेंट हो जाएगा। ठीक है, मर्चेंट थी ये। नेक्स्ट है यहाँ पर, व्हाट फीचर इनिशियली अट्रैक्ट डर्सी टू एलिजाबेथ। ठीक है, डर्सी को एलिजाबेथ का कौन सा फीचर है जो अट्रैक्ट करता है। ठीक है, सो हर इंटेलिजेंस, हर स्माइल, हर चीयरफुलनेस, हर आइज। सो एलिजाबेथ की आइज, उसकी आंखें उसको अट्रैक्ट करती हैं। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 22, वाई डज जोसेफ इनिशियली रिफ्यूज टू अप्रोच द स्टेज कोच दैट पासिस बाई आफ्टर इज अटैक बाई द रूफियंस। ठीक है, तो क्यों वो रिफ्यूज कर देता है इनिशियली, शुरू में। मिसिज स्लोप इज इन द कोच, ही इज नेक्ड एंड देयर आर लेडीज इन द कोच। ठीक है, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा, वो नेक्ड था एंड वहाँ पर लेडीज थी कोच में, वो इस वजह से वो रिफ्यूज कर देता है। एंड नेक्स्ट है यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर है 23, मैच दी कॉलम। कॉलम फर्स्ट मतलब 1 है, 1 को और सेकंड के साथ आपको मैच करना है। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ वर्क्स दे रखे हैं, आपको उनका जानर बताना है कि क्या। जैसे हैरी ऐप, हैरी ऐप क्या है, हैरी ऐप ड्रामा है। ठीक है, सो आपका हो जाएगा डी, सॉरी ड्रामा पे तो बी है, हैरी ऐप क्या है, ड्रामा है, सो बी हो जाएगा आपका पहला। ठीक है, हैरी ऐप क्या है, एक ड्रामा है, सो ड्रामा हमारा बी पर है। 2 वर्जिन्स क्या है, आपका नोवेल है, तो आपका जो नोवेल किस ये जो 2 वर्जिन है नोवेल आपका डी पर है। ठीक है, तो डी हो जाएगा, बी डी।
फिर है आपका क्रोएलाइट। तो क्रोएलाइट आपको पता है टेड ह्यूज की पोएम है, तो ए हो जाएगा आपका, ठीक है, ये क्रोएलाइट इससे मैच करेगा। द लॉन्चोन क्या है यहाँ पे, प्रोज, प्रोज है, तो 4 का आपका सी हो जाएगा, ठीक है। तो BDAC मैच कर लो इसको। BDAC, सो आंसर आपको बन जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट है 24, रिचर्ड स्टील इज द को फाउंडर ऑफ द मैगजीन। कौन सी मैगजीन के ये को फाउंडर थे? को फाउंडर का मतलब समझते हैं, इनके साथ कोई और भी फाउंडर रहा होगा। तो द स्पेक्टेटर, द टेटलर, बोथ, नन ऑफ दीज, सो द टेटलर, ठीक है। रिचर्ड स्टील इज द को फाउंडर ऑफ द मैगजीन टेटलर, सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर 25, द बेस्ट डांसर एंड अफेक्टेड बाई कैंसर इन ड्रीम चिल्ड्रन इज, ठीक है। सो ड्रीम चिल्ड्रन पहले तो जानो कि ये किसका वर्क है। ड्रीम चिल्ड्रन इज अ वेरी फेमस essay बाई चार्ल्स लैम, ठीक है। चार्ल्स लैम इज नोन एज द प्रिंस ऑफ इंग्लिश essay। चार्ल्स लैम को इंग्लिश ऐसे का प्रिंस माना जाता है और उनका बहुत फेमस ऐसे है ड्रीम चिल्ड्रन, जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो वो जो ड्रीम चिल्ड्रन उनके ये जो ड्रीम चिल्ड्रन है ना, उनके काल्पनिक बच्चे हैं, उन काल्पनिक बच्चों को वो कहानी सुना रहे हैं अपनी फैंटेसी, मतलब अपनी ड्रीम में। लेकिन जब वो उनका सपना गायब हो जाता है तो बच्चे भी मतलब गायब हो जाते हैं। ये पूरा ऐसे मैंने पढ़ा रखा है अपने चैनल पर, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे वो कहानी सुनाते हैं अपने बच्चों को, जो काल्पनिक बच्चे हैं ना, ड्रीम चिल्ड्रन, जैसे नाम से आपको पता चल रहा है कि ड्रीम चिल्ड्रन, वो सपने के बच्चे हैं, हकीकत के बच्चे नहीं है वो। तो वो उनको कहानी सुनाते हैं अपनी ग्रांड मदर की, मतलब दादी की। तो फिर वो दादी के बारे में बता रहे हैं कि वो मेरी दादी बहुत अच्छी थी, ऐसी थी वैसी थी, बेस्ट डांसर थी वो अपने ज़माने की, लेकिन बाद में क्या हुआ, जब बूढ़ी हो गई तो अफेक्टेड बाई द कैंसर, कैंसर से वो अफेक्ट हो गई थी। तो आपका जो 25 का क्या आंसर हो जाएगा, बी, ग्रांड मदर, ठीक है। ग्रांड मदर के बारे में वो बता रहे हैं। 26 है, हु स्पीक द यूलॉजी स्लीप ब्लेस्ड पेयर। ये यूलॉजी आप समझते हैं, यूलॉजी, यू मतलब होता है, यू का मतलब होता है गुड, ठीक है। और लॉजी आप समझते हैं सेइंग, तो गुड सेइंग, गुड सेइंग मतलब होती है यूलॉजी, वो होती है जब किसी के मरने पे आप उसकी जब प्रशंसा करते हो उस मरने वाले इंसान की, सो दैट इज कॉल्ड यूलॉजी, यूलॉजी बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे यूलॉजी कौन बोलता है और कौन मरा है, तो यहाँ पे ब्लेस्ड पेयर, यानी कि वो एंटोनी क्लोपेट्रा उनका पेयर होगा, और उसके लिए जो यूलॉजी बोली गई है वो किसके द्वारा बोली गई है, आपको ये बताना है। 26 का आपका हो जाएगा एलेक्सा, वेंटिडियस, मायरियस एंड सेरापियन। सो यहाँ पर जो आपका ये है ना, ये जो यूलॉजी बोलता है ये सेरापियन है, सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर 27, हु प्लेज द रोल ऑफ स्पोकमैन फॉर ड्राइडेन इन ऑल फोर लव्स, ठीक है। सो ऑल फोर लव में ये जो स्पोकमैन कौन है आपका, ऑप्शंस हैं एंटनी, मायरिस, डेला बेला, सेरापियन। सो ये सेरापियन हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, सेरापियन। यहाँ पर यूलॉजी भी बोलता है इसीलिए स्पोकमैन है। एंड नेक्स्ट है 28, इन ऑल माई सन्स एंड कम टू केलर होम टू। ये जो ऑल माई सन है आर्थर मिलर का ड्रामा, इसमें एन आती है केलर के होम क्यों आती है, व्हाट इज द रीजन? मॉर्न लेनीज डेथ, मैनी क्रिस, और रिन्यू हर ओल्ड एक्वाइंटेंस, और एन्जॉय हॉलीडेज। तो वो शादी करने आती है क्रिस से, है ना, सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 29, हु एमंग द फॉलोइंग हैज रिटन थिंग्स फॉल अपार्ट। सो वेरी सिंपल ये क्वेश्चन कि थिंग्स फॉल अपार्ट किसने लिखा है, ये अभी हमने ऊपर ही डिस्कस किया था कि चिनुआ एचवे, अ नाइजेरियन ऑथर हु रोट थिंग्स फॉल अपार्ट, सो डी इज द राइट आंसर, चिनुआ एचवे, ठीक है। इन्होंने लिखा है थिंग्स फॉल अपार्ट, जो ओकोन कोबो के बारे में हम बात कर रहे थे अभी ऊपर, तो वही है। अकोन कोबो उसका मेन हीरो है, उनोका उसका फादर है, जीमा उसमें से करेक्टर, मतलब ये करेक्टर हैं, पूछे जा सकते हैं, मैच द कॉलम में आ जाएंगे, या ठीक है स्टेटमेंट में भी आ सकते हैं ये करेक्टर। सो आप ध्यान रखना। 30 है, द लाइन आई वॉज एवर अ फाइटर सो वन फाइट मोर। मैं हमेशा से ही क्या था, एक फाइटर था, और इसीलिए वन फाइट मोर, तो एक फाइट में मतलब लास्ट फाइट और करेंगे वो। इज रिटन बाय, ये किसका वर्क है आपको बताना है।
सो ये रॉबर्ट ब्राउनिंग के वर्क से लाइन ली गई है, सो बी इज द राइट आंसर। रॉबर्ट ब्राउनिंग इज राइटर बिलोंग टू विक्टोरियन एज एंड इनको जाना जाता है एज अ मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। सो वेरी इंपॉर्टेंट है गाइज, ये आप याद रखना, इन द कॉन्टेस्ट ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग रॉबर्ट ब्राउनिंग। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे 31, इन विच ईयर डिड ईट्स गेट द नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर। लिटरेचर में ये ईट्स को भी नोबल प्राइज मिला है। ये ईट्स हैं वही आपके, ठीक है, बटलर ईट्स, ठीक है, WB ईट्स सॉरी, है ना, विलियम बटलर ईट्स इनका पूरा नाम है। ये भी आ सकता है, पूछा जा सकता है आपसे। सो 1923 ही गॉट नोबल प्राइज इन इंग्लिश लिटरेचर। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर 32, द टाइटल ऑफ आर्म्स एंड द मैन इज फ्रॉम ड्राइडेंस ट्रांसलेशन ऑफ वर्जिल्स एपिक पोइम। ठीक है, ये जो टाइटल है आर्म्स एंड द मैन का इज फ्रॉम ड्राइडेंस ट्रांसलेशन ऑफ वर्जिल एपिक पोइम। विच पोइम इज दिस? ठीक है, तो आर्म्स एंड द मैन आपको पता है ये ड्रामा है ना, और इसका टाइटल ड्राइडन ने जो ट्रांसलेशन किया है वर्जिल का, वहाँ से लिया है। विच पोइम इज दिस? तो ये कौन सी पोइम है वर्जिल की जिसको ट्रांसलेट किया था ड्राइडन ने? सो आपको पता है वर्जिल एक इटालियन पोइट हैं, ये वर्जिल, है ना, लैटिन पोइट हैं। इन्होंने एक एनीड एपिक लिखा था, बहुत ही फेमस, तो उसको इन्होंने ट्रांसलेट किया था जॉन ड्राइडन ने, और फिर वहाँ से अपने वर्क का टाइटल लिया है आर्थर मिलर ने, आर्म्स एंड द मैन। तो आपका हो जाएगा बी वाला करेक्ट, द एनीड। नेक्स्ट है 33, द प्ले हे वंदना इज डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी एक्ट। ये जो हे वंदना है ये कितने एक्ट में डिवाइड है? सो ये 2 एक्ट में है। ठीक है, सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर 34, शी हैज़ क्वाइट अननेम्ड हिम इज स्पोकन बाय डोलाबेला, एलेक्सा, वेंटिडियस, चार्मियन। कौन बोलता है ये? सो वेंटिडियस स्पोक, शी हैज़ क्वाइट अननेम्ड हिम, वेंटिडियस। नेक्स्ट है 35, इन एवरी मैन इन हिज ह्यूमर हु हैड रिटन दी लेटर। ठीक है, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, अ वेरी फेमस कॉमेडी बाय बेन जॉनसन। कौन इसमें लेटर लिखता है बताना है आपको। इट वॉज फ्रॉम अननोन पर्सन, फ्रॉम ब्रेन वॉर्म, फ्रॉम वेल ब्रेड, फ्रॉम सर्वेंट। सो इट वॉज रिटन फ्रॉम वेल ब्रेड, सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे 36, ओ नेल बिलोंग्स टू द कंट्री। ये ओ नेल, ये जो है ना ड्रामाटिस्ट हैं, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं आपको बताना है। सो ये अमेरिकन ड्रामाटिस्ट हैं, सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर 37, हु बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंडिया का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन था? सो ये तो फर्स्ट क्लास का बच्चा भी जानता है, चाचा नेहरू। ठीक है, चाचा नेहरू was the first prime minister of India, so C is the right answer, Pandit Jawaharlal Nehru. Next है 38, who is an eminent astrologer and almanac compiler in Malgudi in the Bachelor of Art. So ये कौन है यहाँ पर eminent एस्ट्रोलॉजर की बात हो रही है। साउथिंगल रामू, गजापति शास्त्रीगल। तो गजापति ये तो प्रोफेसर हैं, है ना, रामू ये भी नहीं है, साउथिंगल। ठीक है, सो ए इज द राइट आंसर। ये एस्ट्रोलॉजर है इसमें, मालगुडी इन द बैचलर ऑफ आर्ट। नेक्स्ट है 39, द थीफ हु स्टॉल द जैस्मिन फ्लावर इन द नोबल्स इन द बैचलर ऑफ आर्ट। ठीक है, बैचलर ऑफ आर्ट नोबल आपको पता है राम R.K. नारायण और चंद्र है उसमें, उसकी माँ है ना, और चंद्र के फादर हैं। तो उनके घर के आगे क्या है कि ये जैस्मिन ये पेड़ वगैरह लगे हुए हैं। तो वहाँ से उसकी माँ कहती है नोवेल के अंदर कि पता नहीं मेरे आजकल जैस्मिन के पौधों को, मतलब फूल को कौन तोड़ के ले जाता है, पता ही नहीं चलता। तो कौन चुराता है इन फूलों को, जैस्मिन के फूलों को उस गार्डन से, इनके गार्डन से? अ चाइल्ड, अ वुमेन, अ सन्यासी। तो यहाँ पर एक सन्यासी है, ठीक है,
वो सुबह सुबह पूजा करता है और पूजा करने के लिए उसको फूल चाहिए होते हैं, तो वो इनके गार्डन से चुरा के ले जाता है जैस्मिन के फूलों को। ठीक है, सो सन्यासी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 40। इन द नोवेल कंठापुरा द सेक्रेटरी ऑफ कारवर कमेटी वॉज। सो ये जो नोवेल है कंठापुरा, इसमें सेक्रेटरी कौन है कारवर कमेटी का? एडवोकेट सरकार, रंगा सरकार, रंगमा मूर्ति। तो रंगमा विडो है जिसके साथ मूर्ति रहता है, एजुकेटेड विडो है, इसी के साथ रहने लग जाता है मूर्ति अपनी मदर की जब डेथ हो जाती है। मूर्ति इसका हीरो है, रंगा सरकार एडवोकेट, इन दोनों में से एक आंसर है। ठीक है, सो बताओ। So, in the novel Kanthapura, the secretary of Karwar committee was Advocate Sarkar. So, A is the right answer. ठीक है, ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर 41। द नोवल कंठापुरा मूर्ति डिड सो टू एक्सटेंड गांधी जी डैश मूवमेंट। तो ये जो नोवल है कंठापुरा, इसमें मूर्ति इस आंदोलन को एक्सटेंड करता है गांधी जी को। तो ये आंदोलन क्या था? विदेश, स्वदेश, क्वाइट इंडिया, सिविल डिसोबीडियंस। तो ये स्वदेश, ठीक है, स्वराज्य, स्वराज आंदोलन। ठीक है, तो स्वदेश हो जाएगा आपका। क्विट इंडिया तो 1942 में शुरू हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट है यहाँ पर 42। who refused to recognize फैनी गुडविल इन जोसेफ एंड्रयूज। सो जोसेफ एंड्रयूज में ये जो फैनी गुडविल है, इसको पहचानने से कौन मना कर देता है? सो मिसिस स्लिप स्लोप, है ना। सो ए इज द राइट आंसर। फैनी गुडविल आपको पता है ये जोसेफ एंड्रयूज इसको प्यार करता है, इसको पहचानने से मना कर देती हैं मिसिस स्लिप स्लोप। हु डज डेविड कंसीडर एज एन एल्डर सिस्टर एंड हिज गुड एंजल। ठीक है, डेविड किसको अपनी एल्डर सिस्टर और गुड एंजल मानता है, आपको बताना है। 43, क्वेश्चन नंबर 43। और ऑप्शंस हैं आपके डोरा, एग्नीज, मिसिस क्लेरा, नन ऑफ दीज। ठीक है, सो यहाँ पे जो डेविड है वो अपनी एल्डर सिस्टर और अपनी गुड एंजल मानता है एग्नीज को। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, हाउ डू वी कम टू नो दैट पिग्गी इज एन एस्थमेटिक। ओके, हमें कैसे पता चलता है कि जो पिग्गी है वो एस्थमेटिक है? रेफ एक्सप्लेन अबाउट दिस, इसके बारे में रेफ एक्सप्लेन करता है। अ डॉक्टर एक्सप्लेन इट व्हेन राल्फ गोज टू सी हिम, डॉक्टर बताता है जब रैफ जाता है उसे देखने। पिग्गी हिमसेल्फ एक्सप्लेन इट, या फिर खुद पिग्गी हमें बताता है, मतलब पिग्गी हिमसेल्फ बताता है। या फिर व्हेन ही इंक्रीजेज हिज स्पीड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस हिज ब्रीथिंग बिकम हार्ड। ठीक है, सो ये 4 ऑप्शन है। व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? ठीक है, सो यहाँ पर जो है आपका ये डी वाला करेक्ट हो जाएगा। व्हेन ही इंक्रीजेज हिज स्पीड, जब वो अपनी स्पीड तेज करता है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस उसकी जो ब्रीथिंग होती है वो हार्ड हो जाती है। ठीक है, स्पीड मतलब जो अस्थमेटिक होते हैं उनको ब्रीथ लेने में फिर मतलब प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है यहाँ पर 45। गांधी जी क्विट इंडिया मूवमेंट, ये कब स्टार्ट हुआ था? क्विट इंडिया मूवमेंट मतलब भारत छोड़ो आंदोलन, हिंदी में बोलेंगे इसको भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी ने कब स्टार्ट किया था? ये मूवमेंट है उनका। सो इन 1940, 1942, 1945, 1944। सो इट वॉज स्टार्टेड इन 1942। ठीक है, ये लास्ट मूवमेंट था इंडिया का अंग्रेजों के खिलाफ, है ना। सो 1942 में उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है 46।
Why was नेहरू अरेस्टेड इन 1930? ठीक है, नेहरू जी को अरेस्ट कर लिया गया था इन 1930. सो व्हाट वाज द रीज़न, क्यों अरेस्ट किया गया था उनको, ये बताना है आपको. ठीक है, तो पार्टिसिपेटिंग इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. ठीक है, गांधी जी ने स्टार्ट किया था ना. नॉन कोऑपरेशन का मतलब होता है असहयोग आंदोलन. उन्होंने स्टार्ट किया था कि जो अंग्रेजी चीज़ें हैं उनमें हम उनको सहयोग नहीं करेंगे, कोऑपरेट नहीं करेंगे. सो ठीक है, वो पार्टिसिपेटिंग इन किसान मूवमेंट, किसान मूवमेंट है ना, जो किसान आंदोलन हुआ था, या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, उसकी वजह से, या फिर पार्टिसिपेटिंग इन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. ठीक है, मतलब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने की वजह से उनको किया गया था. तो फोर्थ वाला आपका सी हो जाएगा डी. डी इज द राइट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट है 47. व्हाट डू क्रिटिक्स कॉल दी ओल्ड मैन एंड द सी? ठीक है, पता है आपको ओल्ड मैन एंड द सी सेंटियागो के क्यूबन फिशरमैन, बूढ़े आदमी की कहानी है. अर्नेस्ट हेमिंग्वे का नोवेल है. ठीक है, आया था ये 1952 में. 1952 में पब्लिश हुआ था. तो क्रिटिक्स इसको क्या बोलते हैं? डिफीट कहते हैं, वैंक्विस्ट कहते हैं, ट्रिम्फ बोलते हैं, नन ऑफ दी. सो वो इसको एक ट्रिम्फ बोलते हैं. अ ट्रिम्फ, ट्रिम्फ होती है एक तरह से विजय, किसी चीज़ पर विजय हासिल करना. सो ठीक है, 84 दिन में वो एक मछली पकड़ पाता है. 84 दिन लग जाते हैं उसको. तो एक तरह से उसका जो स्ट्रगल है वो एंड, मतलब उसका मतलब सफलता के साथ एंड होता है कि फाइनली वो फिश पकड़ लेता है. तो एक तरह से ये उसकी जीत होती है. जो इसका स्ट्रगल चल रहा था नेचर के साथ में, कितने दिनों से वो मछली वछली नहीं पकड़ पा रहा था, लेकिन अंततः वो जीत जाता है. तो क्रिटिक्स इसको ट्रिम्फ बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है 48. द नोवेल द ओल्ड मैन एंड द सी रिसीव द पुलिट्जर प्राइज फॉर फिक्शन इन. ठीक है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट है ये नोवेल. ये यही वाला है जो ऊपर हम पढ़ रहे थे कि इसको एक पुलिट्जर प्राइज़ भी मिला था. ठीक है, और इसी नोवेल की वजह से जो अर्नेस्ट हेमिंग्वे हैं उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था. कई बार डिस्कस कर चुके हैं हम इस प्रैक्टिस सेट के अंदर. तो कौन सी ईयर में इन्हें पुलिट्जर मिला है? सो ये ईयर है यहाँ पे. ठीक है, सो सबसे पहले आप एक ये ईयर ये याद रखोगे 1952. ये वो ईयर है जब ये पब्लिश हुआ था. ठीक है, 1952 में ये पब्लिश हुआ नोवेल. और इसके बाद फिर आपको 2 ईयर और याद रखनी है. इसके नेक्स्ट ईयर मतलब 52 में ये पब्लिश हुआ है, तो 53 में है ना, 1953, 1953 में पुलिट्जर मिला है. तो एक ईयर ये हो गई. और फिर उसके फिर एक साल बाद मतलब 1954 में, 1954 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला है. सो इसके रिगार्डिंग आपको ये दोनों ईयर याद रख लेनी है. ठीक है, 1952 एक हो गई, फिर 1953 और 1954. ठीक है, ये दोनों ईयर आपको, तीनों ईयर याद रख लेनी है. नेक्स्ट है 49. व्हाट डज सुसन थ्रो एट माइकल व्हेन शी लीव्स विद द सेलर हु बॉट हर. ठीक है, तो सुसन माइकल के ऊपर क्या फेंकती है? थ्रो मीन्स होता है फेंकना. माइकल के ऊपर क्या फेंकती है जब सेलर के साथ वो जाती है? अ बाइबल, अ बुक ऑफ पोएम, अ नेकलेस, हर वेडिंग रिंग. ठीक है, तो अपनी वेडिंग रिंग वो उतार के फेंक देती है माइकल पर. ठीक है, माइकल पर वो अपनी वेडिंग रिंग फेंक देती है. ठीक है, क्योंकि उसने उसको बेच दिया भाई नशे की हालत में. ये भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं. लास्ट बहुत सारे क्वेश्चन हमने करे डिस्कस कि वो ये ऑक्सन सीन एंड 5 गिनीज में एक सेलर न्यूसन नेम है उसका, उसको वो बेच देता है उसको. तो अब जब भाई बेचेगा तो गुस्से ही आएगा ना सुसन को कि काहे की शादी है ना. तो शादी की जो रिंग होती है वो उतार के उसके मुंह पे मारती है वो कि भाई रख भाई अब तो अपने पास इसको. सो उसको वो फेंक देती है. लेकिन अगले दिन जब नशे की हालत में वो उठता है तो उसको वहाँ पे क्या क्या मिलता है ये क्वेश्चन भी आता है. तो वो रिंग मिलती है वही जो उसने उतार के फेंकी थी, और उसको मिलती हैं 5 गिन्नियाँ पड़ी हुई. ठीक है, तो डी आपका आंसर हो जाएगा हर वेडिंग रिंग. नेक्स्ट है 50. व्हाट डज हैंचर्ड इंक्लूड विद द नोट ही सेंड बैक टू सुसन? क्या इंक्लूड करता है नोट के साथ वो? उसमें उसमें वो ड्राइड फ्लावर, 5 गिन्नीज, हर नेकलेस, हर वेडिंग रिंग्स, वो 5 गिन्नीज है ना.
नेक्स्ट है 51, एलिजाबेथ जैन सर्व एज अ वेट्रेस, ठीक है, डैश टू लोअर द कॉस्ट ऑफ द रूम। सो कौन से वो होटल में ये एज ए वेट्रेस काम करती है? सो द थ्री मैरिनर्स नाम है उसका। सो ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे 52, क्वेश्चन नंबर 52 है, विलिंगली गिव्स द सॉल्यूशन फॉर द एग्रीकल्चर प्रॉब्लम। तो ये जो एग्रीकल्चर प्रॉब्लम आ रहे थे कास्टरबिज में मेयर के साथ, मतलब हेंचर्ड के साथ में एग्रीकल्चर प्रॉब्लम आ रही थी कि वो, ठीक है, तो वो उसका जो सॉल्यूशन है वो कौन देता है? तो जो एग्रीकल्चर प्रॉब्लम थी ना, उनका जो सॉल्यूशन होता है वो डोनाल्ड फारफ्रे दे देता है, ठीक है। नेक्स्ट है 53, इन दी नोबल प्राइड एंड प्रेजुडाइज मिस कैरोलिना वांटेड टू मैरी, ठीक है। नोबल है प्राइड एंड प्रेजुडाइज, आपको पता है जैन ऑस्टिन का नोबल है, बहुत ही फेमस नोबल। उसमें एक करेक्टर है मिस कैरोलिना, तो वो किससे शादी करना चाहती हैं ये बताना है आपको। सो आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पे, जॉर्ज है, कॉलिंस है, डर्सी है, विकम है। तो ये जो विकम है ये है ना, ये तो वो जो लाडली है लिडिया उसके प्यार में पागल है। तो यहाँ पर एक करेक्टर है डर्सी जो एलिजाबेथ से प्यार करता है, लेकिन कैरोलिना जो बिंगली की सिस्टर है, ये कैरोलिना, ये इस डर्सी से शादी करना चाहती है, इसको मन ही मन ये लाइक करती है। लेकिन डर्सी जो है, डर्सी को एलिजाबेथ पसंद आ जाती है, उसकी आंखें। 54 का है, इन द नोबल प्राइड एंड प्रेजुडाइज टू हुम वाज द एल्डर सिस्टर ऑफ मिस्टर बिंगली मैरिड। तो जो एल्डर सिस्टर है मिस्टर बिंगली की, ठीक है, ये जो मिस्टर बिंगली है ना, इनकी दो बहनें हैं। तो जहाँ पे एक कैरोलिना है और इसकी हम बात कर रहे हैं। तो मिस्टर बिंगली की जो बड़ी वाली जो बहन है वो शादी करती है मिस्टर हार्स से। सो टू मिस्टर हार्स, सो ए आपका करेक्ट हो गया आंसर। नेक्स्ट है 55, द यंगेस्ट करेक्टर इन द नोवेल टू वर्जिन्स। तो ये नोवेल है टू वर्जिन्स कमला मार्कंडेय का, इसमें यंगेस्ट करेक्टर कौन है ये बताना है, ठीक है। ललिता, सरोजा, मेंडोजा, कमला। तो कमला तो राइटर का नाम है, मेंडोजा और ये जो ललिता और ये दोनों बहनें हैं, ठीक है, ललिता और सरोजा। तो इसमें ललिता बड़ी है, सरोजा छोटी है, तो यंगर करेक्टर सरोजा हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर, ठीक है, सरोजा। द ग्रेप्स ऑफ रेथ, ये तो कई बार हम इसे कर चुके हैं। वॉज पब्लिश्ड, नहीं पब्लिश कब हुआ था ये बताना है आपको, पब्लिशिंग ईयर है ना। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं आपके, 1934, 1935, 49, 1939, ठीक है। तो ये जो नोबल है ये पब्लिश हुआ था इन 1939, ठीक है। एक तो ये वाली बात हो गई, और इसके कॉन्टेक्स्ट में आप ये भी याद रखना कि 1939 में पब्लिश हुआ है, इसके एक साल बाद, ठीक है, 1940 में एक साल बाद इस पर इन्हें 2 प्राइज भी मिले हैं। एक तो बुक अवार्ड मिला है इनको, ठीक है, एक मिला है इनको नेशनल बुक अवार्ड प्राइज, और एक मिला है पुलिट्जर प्राइज, ठीक है, 1940 में, मतलब बुक के एक साल बाद, अगली साल। नेक्स्ट है 57, द स्कारलेट लेटर इज सिंबल ऑफ, ये किसका सिंबल है? स्कारलेट लेटर बताना है, AUSL, ठीक है। सो स्कारलेट लेटर इज अ सिंबल ऑफ A, ठीक है। स्कारलेट जो लेटर है इसको कौन पहनता है इस नोवेल के अंदर? हेस्टर प्राइन। नेक्स्ट है 58, हु इज चाइल्डहुड फ्रेंड ऑफ क्लैरिसा डोलोवे। क्लैरिसा डोलोवे, ठीक है, आपका ये मिसेस डोलोवे में ये मेन करेक्टर हैं। मिसेस डोलोवे की जो राइटर है वो है वर्जीनिया वुल्फ। तो इनकी चाइल्डहुड फ्रेंड कौन है क्लैरिसा की इस नोवेल में? लेडी ब्रूटन, सैली सेटॉन, एलिजाबेथ एंड लुक्रेजिया, ठीक है। तो लुक्रेजिया तो वाइफ है उसकी, ठीक है, हमने पिछले जो प्रैक्टिस सेट में किया था, एक 24 ईयर ओल्ड लेडी है ये लुक्रेजिया। एंड एलिजाबेथ लेडी बर्टन, ये नहीं, सैली सैटॉन है ना, सैली सैटॉन इनकी फ्रेंड है, क्लैरिसा की चाइल्डहुड फ्रेंड है सैली सैटॉन, ठीक है। और इसके लिए इनको मतलब
एक अट्रैक्शन है, मतलब होता है ना, जब फीमेल के प्रति अट्रैक्शन होना। बेसिकली इसमें क्या है, होमोसेक्सुअलिटी की थीम दिखाई गई है कि आप जानते हैं ना कि सिमिलर सेक्स के साथ जो आपका अट्रैक्शन होता है, मतलब मेल का मेल के साथ, फीमेल का फीमेल के साथ, सो वो होमोसेक्सुअलिटी इसमें दिखाई गई है। ये तो सैली सेटोन के साथ इनको अट्रैक्शन है, ठीक है। फर्स्ट टाइम इन्होंने इसको किस भी किया था लिप्स पर, इस तरीके का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 59, और इसके बारे में ये सोचती भी रहती है, मतलब ये इनका पहला प्यार है सैली सेटोन क्लैरिसा डॉलोवे का, जबकि इनकी शादी एक एमपी से हो गई है जो पॉलिटिशियन है। 59 है, इन दी नोबल एनिमल फार्म मॉली, मॉली इज। तो एनिमल फार्म है, मॉली कौन है ये बताना है। तो एनिमल फार्म मैंने उस दिन बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था कि एनिमल फार्म मतलब जानवरों का घर, उसमें बहुत सारे जानवर रहते हैं। मिसेस जॉन्स उसके ओनर हैं और राइटर हैं इसके जॉर्ज ऑरवेल, ठीक है। तो जो एनिमल्स हैं ना उसके अंदर उन सबके नाम हैं। तो मॉली जो है एक मेयर का नाम है, सो सी इज़ द राइट आंसर। मेयर मतलब होती है जैसे घोड़ी, ठीक है, तो घोड़ी का नाम है। और इसमें एक घोड़ा भी है, उसका नाम है बॉक्सर, जिसकी चोट लग जाती है और बाद में उसको ब्रूच कसाई खाने में भेज दिया जाता है, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 60, स्टोरी ऑफ द नोवेल थिंग्स फॉल अपार्ट इज सेट इन। तो ये भी कई बार हमने पढ़ लिया है, थिंग्स फॉल अपार्ट वही चिनुआ एचबेर नाइजीरियन ऑथर। बार बार मैं रिपीट करती रहती हूँ जिससे कि आपके माइंड से मिस ना हो ये नेम, बिल्कुल एग्जाम तक बने रहें और एग्जाम तक ये सारे आपको रट जाएंगे क्वेश्चन, क्योंकि बार बार रिपीट, वो ये जितना भी प्रोज फिक्शन है ना लास्ट वाला, वो सब इन क्वेश्चंस के थ्रू बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये एक तरह से आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी इस प्रैक्टिस सेट से। The things fall apart is set in Mibbiano, Mibanta, Abem, Yumo, यूमोफिया है ना। तो ये जो सेट है ना ये यूमोफिया में, एक्चुअली ये ट्राइब का नाम है, ठीक है। ओकैंट को वो आपको पता है मेन हीरो है, तो यूमोफिया से बिलोंग करता है ओकैंट को वो। और एक लड़का जो लेके आता है वो अपने साथ, जिसका बाद में मर्डर कर देता है, इकमी फ्यूमा करके उसका कुछ नाम था, वो मेबियानो ट्राइब से। तो इसके अंदर दो ट्राइब्स दिखाई गई हैं बेसिकली, एक तो यूमोफिया, एक मेबियानो। तो सेटिंग इसकी यूमोफिया में है, ठीक है। Next is 61. In the Wasteland, T.S. Eliot has borrowed the term unreal city in the first and third section from Baudelaire, Irving, Babbitt, Dante और लेफोक, ठीक है। तो इन्होंने ये अनरियल सिटी जो है यूज़ किया है, जो है अपना फर्स्ट और थर्ड सेक्शन में। ये इन्होंने किससे उधार लिया इस टर्म को, ये बताना है, ठीक है। सो इन्होंने दंते से इस चीज़ को उधार लिया है। अनरियल सिटी का कई बार वो जिक्र करते हैं, तो दंते। नेक्स्ट है दंते, आप जानते हैं इटालियन पोइट थे एक, है ना, दंते इटली के पोइट हैं ये। तो इनसे काफ़ी इम्प्रेस हैं टी.एस. इलियट। 62 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिथ डज नॉट फिगर इन द वेस्टलैंड। तो मिथ, बहुत सारे मिथ इल्यूजन का यूज़ करते हैं टी.एस. इलियट अपने वर्क द वेस्टलैंड के अंदर। तो कौन सी मिथ का यूज़ उन्होंने नहीं किया है, आपको ये बताना है, ठीक है। एडिपस है यहाँ पे, एडिपस और ग्रेल लीजेंड ऑफ फिशर किंग, फिलोमेला, ठीक है। तो फिलोमेला की कहानी है, ठीक है। वो लड़की प्रोस्टिट्यूट होती है और बाद में वो एक कोयल बन जाती है, एक, ये सब मिथ हैं। ग्रेल लीजेंड ऑफ फिशर किंग, एडिपस रेक्स, ये सारे यूज़ इन्होंने किए हैं, लेकिन सिसिफस का यूज़ इन्होंने नहीं किया है। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 63, वाई कैन नॉट मैग कंटिन्यू हर टोस्ट टू स्टैनली फ्रॉम एक्ट टू पार्ट 3। शी इज क्राइंग टू मच, शी डज नॉट वांट टू, शी इज टू ड्रंक, शी इज एम्बरेस्ड। सो शी डज नॉट वांट टू, शी इज क्राइंग टू मच, सो ए वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 64, हु स्क्रीम्स व्हेन स्टैनली बिगिंस मूविंग नियर द एंड ऑफ एक्ट टू पार्ट 3, है ना। तो कौन स्क्रीम करता है जब स्टैनली को बिगिंस करता है मूविंग नियर द एंड ऑफ एक्ट 2 पार्ट 3। सो लूलू एक लड़की है, ठीक है, तो वो स्क्रीम करती है। नेक्स्ट है 65, मैग्नस मर्टायर इज एपिक पोएम फुटबॉल स्टेडियम चर्च। ये मैग्नस मर्टायर किसका नाम है, आपको ये बताना है। सो एक चर्च का नाम है ये, ठीक है, चर्च। नेक्स्ट है 66 का है, द ओपनिंग सेक्शन ऑफ द वेस्टलैंड इज एंटाइटल्ड। तो
आपको पता है वेस्टलैंड 5 सेक्शन में है ना, सब 5 सेक्शन में लिखी गई है, तो सबके अलग अलग नाम हैं। तो फर्स्ट वाला जो सेक्शन है उसका आपसे नाम पूछा जा रहा है, तो फर्स्ट वाले सेक्शन का नाम है द बरियल ऑफ द डेड। ठीक है, बरियल ऑफ द डेड। So C is the right answer. Next is 67. Narayan wakes in me a spring of gratitude, for he has offered me a second home. Without him, I could never have known what it is like to be Indian. Who said? किसने ये कहा है? Foster in the introduction of the Bachelor of Art, Graham Greene in the introduction of the guide, ग्राहम ग्रीन इन द इंट्रोडक्शन ऑफ द बैचलर ऑफ आर्ट। तो बैचलर ऑफ आर्ट का जो इंट्रोडक्शन है उसमें ग्राहम ग्रीन ने ये लिखा है। एक्चुअली जो बैचलर ऑफ आर्ट का इंट्रोडक्शन है वो ग्राहम ग्रीन ने लिखा था। जैसे फ्रॉस्टर ने, आपका याद हो तो, जो मुल्कराज आनंद का एक नोवेल है, शायद कुली है, नहीं कुली है वो, उसका लिखा है। ऐसे इन्होंने इसका लिखा है। ठीक है, और गाइड के लिए आप ध्यान रखना, इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था जो 1960 में आया था। इनका बहुत ही फेमस नोवेल है जिसपे मूवी बन चुकी है देवानंद की, द गाइड। नेक्स्ट है 68। ट्रू हिस्ट्री वॉज नाइदर फिक्शन नॉर फिलोसफी दिस लाइन अपीयर्स इन। तो ये लाइन कहाँ अपीयर होती है? सो इन द बैचलर ऑफ आर्ट। ठीक है, नेक्स्ट है हु हैज़ रिटेन द इंट्रोडक्शन ऑफ द नोबल द बैचलर ऑफ आर्ट। आ गया ये वाला क्वेश्चन कि इंट्रोडक्शन किसने लिखा है द बैचलर ऑफ आर्ट का। तो बैचलर ऑफ आर्ट इज अ नोबल बाय R.K. नारायण। ठीक है, केम इन 1937। तो इसका जो इंट्रोडक्शन है उसको वो लिखा था ग्राहम ग्रीन ने। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 70। द टाइटल ऑफ आर्म्स एंड द मैन इज फ्रॉम ड्राइडन्स ट्रांसलेशन ऑफ वर्जिल्स एपिक पोएम। विच पोएम इज दिस? ठीक है, तो ये आर्म्स एंड मैन है ना, इसके जो राइटर हैं, ठीक है, कौन है? आर्थर मिलर। तो उन्होंने इस टाइटल को ड्राइडन ने एक पोएम ट्रांसलेट की थी वर्जिल की। वर्जिल एक लैटिन पोइट हैं, उनकी एक एपिक पोएम थी वर्जिल की, एनीड, उसको इन्होंने ट्रांसलेट किया था। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि वो कौन सी एपिक पोएम थी? तो वो एनीड थी। ठीक है, वर्जिल ने बहुत ही फेमस एपिक पोएम लिखी थी एनीड, उसको इन्होंने ट्रांसलेट किया था और फिर ड्राइडन का जो है वर्क, वहाँ से इन्होंने अपना ये टाइटल लिया है। नेक्स्ट है 71। ठीक है, 71 कहाँ गया? नेक्स्ट है 71। इन विच ईयर डिड ईट्स गेट द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। तो WB ईट्स हैं ये। ठीक है, पूरा नाम आता है इनका विलियम बटलर ईट्स। ठीक है, तो ये विलियम बटलर जो ईट हैं, इन्हें ईट्स, इनको नोबेल प्राइज किस ईयर में मिला था लिटरेचर के लिए? तो आपको बताना है। ठीक है, तो 1923 में। नेक्स्ट है 72। विच ऑफ द कास्केट हैज द इंस्क्रिप्शन हु chooseth me shall get as much as he deserve। ठीक है, कौन से कास्केट पर ये इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ था कि जो मुझे चूज करेगा, हु चूजेस मी, जो मुझे चूज करेगा वो वह पाएगा जो वो डिजर्व करता है। ठीक है, जो वो डिजर्व करता है। गोल्ड, सिल्वर, लेड, नन ऑफ दीज। सो ये है ना, ये जो कोट है ये लिखा हुआ था सिल्वर कास्केट के ऊपर। ठीक है, आपको पता है ना ये कास्केट सीन है मर्चेंट ऑफ वेनिस से, ये क्वेश्चन है। विलियम शेक्सपियर का बहुत ही फेमस प्ले है। वहाँ पर 3 कास्केट होती हैं, गोल्ड, सिल्वर, लेड। तो गोल्ड पर क्या लिखा था, सिल्वर पे क्या लिखा था, लेड पे क्या लिखा था, ये कैसे क्वेश्चन आ सकता है। तो गोल्ड पर ये लिखा था कि हु चूज मी शैल गेट वॉट मैनी मैन डिज़ायर, जो बहुत लोग जिसकी इच्छा करते हैं। लेड पर लिखा था कि वो मुझे, मतलब जो चूज़ करेगा वो अपने सारे जो हज़ार्ड है, खतरे हैं, वो उनको गिव अप कर दे। नेक्स्ट है यहाँ पे 73 है। विच ऑफ द कास्केट हैज़ द इंस्क्रिप्शन हु चूजेस मी मस्ट गिव एंड हज़ार्ड ऑल ही हैथ। ठीक है, तो आ गया वो क्वेश्चन कि जो सेकंड वाली जो आपकी कास्केट थी उस पर जो इंस्क्रिप्शन था वो ये था कि हु चूजेस मी मस्ट गिव
एंड हैजार्ड ऑल ही हैथ, मतलब जो भी उसको हैजार्ड खतरे हैं उनका गिव अप कर देना चाहिए। और गोल्ड पर लिखा था कि मैनी हु चूजेस मी शैल गेट व्हाट मैनी मैन डिज़ायर, जो जिसकी काफ़ी लोग इच्छा करते हैं। और सिल्वर पर डिज़र्व वाला तो ठीक है, ये हो गया आपके कास्केट। तीनों कास्केट पर क्या लिखा था ये मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट है 74, व्हाट इज द स्पीकर रिक्वेस्ट टू द स्काई लार्क इन द लास्ट स्टेंजा। स्पीकर क्या रिक्वेस्ट करता है स्काई लार्क से लास्ट स्टेंजा में। तो आपको पता है स्काई लार्क इज अ पोइम बाई पीबी शैली। पीबी शैली की बहुत ही फेमस लिरिक है स्काई लार्क, ठीक है, बेस्ट लिरिक मानी जाती है ये। और उसकी लास्ट स्टेंजा में वो क्या रिक्वेस्ट करते हैं, टू बी टॉट, वो कहते हैं कि वो मुझे उनको भी सिखाए, उसने ये सब कुछ जहाँ से सीखा है वो उनको भी सिखाए। तो पोइट पीबी शैली उससे रिक्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है 75, पेंटर्स फर्स्ट वाइफ विवियन मर्चेंट फ्रीक्वेंटली अपीयर इन हिज प्लेस, ठीक है, उनके प्लेस में अपीयर होती है। अकॉर्डिंग टू हिज रिस्पॉन्स इन वेरियस इंटरव्यूज डिड पेंटर स्पेसिफिकली राइट फॉर हर। तो क्या पेंटर ने उनके लिए लिखा है स्पेशली? सो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नो, नहीं। नेक्स्ट है 76, हु इज द फर्स्ट करेक्टर टू अपीयर इन एक्ट 1 पार्ट 1। तो जो बर्थडे पार्टी है ना हेरोल्ड पिंटर का प्ले, उसमें फर्स्ट करेक्टर कौन है जो एक्ट 1 में पार्ट 1 में अपीयर होता है? तो ही वॉज ये पैटी है, ठीक है। वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है, मैग उसके लिए चाय वगैरह नाश्ता लेके आती है। तो इन लोगों की नॉर्मल कन्वर्सेशन है, उससे ये प्ले स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है 77, व्हेन डिड फ्रांसिस बेकन डाई। कब डेथ हुई थी इनकी ये बताना है आपको, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पर, ये 25 मार्च, 1628, यहाँ ये सितंबर है, यहाँ दिसंबर है, ये सब ये ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर है आपका बी, 9 अप्रैल 1626, 1626, ठीक है। नेक्स्ट है 78, वेयर डिड फ्रांसिस बेकन डाई। इनकी डेथ हुई कहाँ थी? तो लंदन, लंदन में डेथ हुई थी इनकी। सो ए इज द राइट आंसर, लंदन। नेक्स्ट है 79, द एनिमी डैश आर्म्स। तो लेट इन, ले अप, ले ऑफ, ले डाउन। तो ले डाउन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है हथियार रखना। तो एनिमी ने क्या कर दिए, हथियार रख दिए या हथियार डाल दिए। सो ले डाउन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे द आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग इज नोन एज, ठीक है। तो जो ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग की प्रोड्यूस करने की जो आर्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कैलीग्राफी, ठीक है। कैलीग्राफी उसको बोलते हैं। कैलोज क्या है? कैलोज, कैलोज से आया ये वर्ड। कैलोज एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है ब्यूटीफुल। तो ग्राफी मतलब पता ही है आप लोगों को, राइटिंग होता है, रिटिन होता है। तो ब्यूटीफुल राइटिंग को कहते हैं हम कैलीग्राफी, और जो इसको लिखता है, लिखने वाले को हम कैलीग्राफर बोलते हैं। कार्नेज होता है नरसिंहार, है ना। कोरियोग्राफी होता है एक तरह से नृत्य निर्देशन, जो होते हैं ना कोरियोग्राफर होते हैं जो डांस सिखाते हैं। एनेस्थेसिया, ये मुझे नहीं, अभी अभी मेरा माइंड में नहीं आ रहा। तो ये अगर आपको आता है तो आप कमेंट में करके मुझे लिख के बताना इसका क्या है मीनिंग। 81 है विद whom आर द स्कॉट at war at the beginning of the play. So Norway, A is the right answer. नेक्स्ट है 82, विच नेशंस आर्मी इनवेड स्कॉटलैंड एट द एंड ऑफ द प्ले। कौन सी नेशन की आर्मी स्कॉटलैंड पर एंड में मतलब इनवेड चढ़ाई करती है? सो इंग्लैंड की आर्मी। सो ए सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 83, होम डज कीट्स एड्रेस एज कोल्ड पेस्टोरल। सो कीट्स किसको एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं? कोल्ड पेस्टोरल कह के, ठीक है। तो अर्ण को, अर्ण मतलब होता है कलश, ठीक है। ये जो अर्ण है ना इसको कहते हैं कलश। तो इस पोइम का नाम ही ग्रेशियन अर्न है, मतलब यूनानी कलश, यूनानी कलश हिंदी में बोलेंगे।
तो इसी के बारे में वो यहाँ पर कहते हैं, इसको संबोधित करते हैं। ये एक ओड है उनकी। नेक्स्ट है 84। द पोइट सेज दैट एज अ यंग मैन ही टू वॉज लाइक द वेस्ट विंड बिकॉज ही ऑल्सो वॉज। तो ये क्वेश्चन पीछे भी आया था कि पोइट अपने आप को, मतलब जब वो यंग थे तो वो अपने आप को वेस्ट विंड की तरह मानते थे। वो कहते हैं कि जब मैं यंग था तो मैं भी तुम्हारी तरह वाइल्ड, स्विफ्ट एंड प्राउड फील करता था। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड चेंज हो गया, जैसे वाइल्ड मतलब टेम की जगह वाइल्ड लिख दिया है। तो इससे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि वाइल्ड और टेम एक ही बात होती है। स्विफ्ट मतलब तेज और प्राउड यहाँ पर है ना, इन्होंने टेम, स्विफ्ट, हैप्पी कर दिया, तो ये गलत है और बाकी तो गलत है ही। तो पहला वाला ही सही होगा। नेक्स्ट है 85। द लॉक ऑफ द अप्रोचिंग स्टॉर्म द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड हियर। तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है बताना है। तो लॉक्स ऑफ अप्रोचिंग स्टॉर्म, यहाँ पे मेटाफर यूज्ड है। ठीक है, ये लाइन वहाँ से ली गई है आपकी, ये जो है और टू द वेस्ट विंड से है। तो मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। नेक्स्ट है 86। वेयर इज़ द ड्यूक एंड हिज कंपेनियन। उनके ड्यूक और उनके कंपेनियन कहाँ हैं। आउटसाइड, इन अ डाइनिंग हॉल, इन द एटिक, ऑन द ग्रांड स्टेयर केस। तो ऑन द ग्रांड स्टेयर केस, सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 87। द फाइनल सेंटेंस ऑफ द पोइम एम्फसाइज व्हाट एटीट्यूड फ्रॉम द स्पीकर। ठीक है, तो फाइनल जो सेंटेंस होता है पोइम का, वो एम्फेसाइज करता है, मतलब जोर देता है। एम्फेसाइज मतलब होता है मतलब किसी चीज़ पर जोर डालना। तो व्हाट एटीट्यूड फ्रॉम द स्पीकर, कपलेट, ब्लैंक वर्स, बेलेट, नन ऑफ दिस। तो इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है, सो डी इज द राइट आंसर। 88 है व्हेन डिड मिल्टन रोट हिज सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ठीक है, उनकी जो फेमस सोनेट है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, कब लिखी थी उन्होंने। सो वो लिखी थी उन्होंने 1652 में। ठीक है, सो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 89। व्हाट इज द सोनेट अबाउट। ये सोनेट किसके बारे में। तो इट लेमेंट द ब्लाइंडनेस ऑफ मिल्टन। मिल्टन इसमें अपनी अंधेपन पर विलाप करते हैं, मतलब जो वो अंधे हो गए हैं उसका वो यहाँ शोक मनाते हैं। नेक्स्ट है 90। विच प्लेज फीचरिंग अ हीरो हु मस्ट ओवरकम ईवल वर एलोगरिकल इन नेचर। सो कौन सा ऐसा प्ले होता है जिसमें जो हीरो होता है वो बुराई पर जीत पा लेता है, और जो कि उसका नेचर, अगर नेचर की बात करें तो एलोगरिकल होता है। तो ऐसा प्ले होता है आपका मॉरलिटी प्लेस। जो मॉरलिटी प्लेस होते हैं ना, उसमें हमें मॉरल दी जाती है। मॉरल कैसे दी जाती है, ऐसे दी जाती है जैसे हमने कहानी सुनाई राम और रावण का युद्ध, हमने स्टेज पर नाटक दिखाया। उसमें हमने क्या किया कि राम जो है अच्छाई का प्रतीक है और रावण जो है बुराई का प्रतीक है। तो राम जब रावण को मार देंगे तो अच्छाई की जीत किस पे हो जाएगी, बुराई पर। तो ये क्या हो गया, हमने जो दिखाया ये मोरलिटी प्ले हो गया। ठीक है, जिसमें जो हीरो होता है वो बुराई पर जीत हासिल कर लेता है, जैसे राम ने रावण को मार दिया। तो बच्चों को इससे क्या मिलेगा, मॉरल सीखने को मिलेगा कि अच्छा ही अंत में जीत होती है, अच्छाई की अंत में जीत होती है। तो ये मॉरलिटी प्लेज होते हैं जिससे हमें मॉरल सीखने को मिलता है। सो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, 91 है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स। अब यहाँ पर स्टेटमेंट दे दिए हैं, जैसे 2 स्टेटमेंट पूछ लेगा, फिर पूछेगा कि कौन सा सही है बताओ, पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों गलत हैं या दोनों सही हैं, इस तरीके से। तो आपको बड़े ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ना है, फिर उसका जवाब देना है। तो पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे, हाइपरबली इज एन आउटरेजियस एग्जेजरेशन। ठीक है, दैट एम्फसाइज अ पॉइंट। ओके, तो हाइपरबली क्या होता है कि ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें बढ़ा चढ़ा के बात को बोला जाता है। हिंदी में भी जैसे होते हैं ना अलंकार होते हैं, अतिशयोक्ति बोलते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार, बहुत सारा बढ़ा के बोला जाता है। एंड कैन बी रिडिकुलस और फनी। तो ये हो सकता है हाइपरबली कैन बी एडेड टू फिक्शन एंड टू ऐड कलर एंड डेप्थ टू बी ए कैरेक्टर। तो ये हाइपरबली के बारे में बता रहे हैं, तो सही बात है, ये बता रहा है। ठीक है, कि ये एक एग्जैजरेट स्टेटमेंट होता है, रिडिकुलस फनी होता है ना, और फिक्शन में भी यूज किया जा सकता है, करेक्टर के लेके भी यूज किया जा सकता है, कैसे भी इसका यूज हो सकता है। फिर यहाँ पे 2 है
हाइपरबोली कैन बी एडेड टू फिक्शन, वही बात कि फिक्शन क्या होते हैं आपके, नोबल, नोबल को हम फिक्शन बोलते हैं, तो फिक्शन में भी ये यूज होता है, ठीक है, करेक्टर के लिए। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ टू डम शी थिंक्स टैको बेल इज़ अ मैक्सिकन फोन कंपनी, ठीक है। तो इस तरीके से ये यूज़ होता है। तो सही है, ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा ए। 1 ट्रू 2 ट्रू, मतलब दोनों सही है ना, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट है 92, विच सेंटेंस हैज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब, कौन सी सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब आप समझते हैं जिसका ऑब्जेक्ट होता है। ही वॉज लुकिंग एट मी, ठीक है। डोंट इंटरफेयर इन दी क्वेरल, ही हैज़ गॉन टू पटना, ही ट्रीटेड हर बैडली। सो यहाँ पे जो ट्रांजिटिव है वो डी वाले में, ही ट्रीटेड हर, हर यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया, और बैडली, तो उसने उसे कैसे ट्रीट किया, बुरी तरीके से। तो ट्रीट यहाँ पे ट्रांजिटिव मतलब वर्ब है, और इसका जो ऑब्जेक्ट है वो हर है। 93, इन विच ऑफ द सेंटेंस एबव यूज्ड एज अ एडवर्ब, ठीक है। आपको ये बताना है कि ये जो एबव है, ठीक है, एबव, ABOVE, ये जो एबव वर्ड है एज ए एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण के रूप में किस सेंटेंस में यूज हुआ है ये बताना है। तो मॉरल लॉ इज एबव द सिविल, यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, ठीक है। एनालाइज द एबव सेंटेंस, ऊपर जो सेंटेंस दिया उसको एनालाइज करो। यहाँ पे ये नाउन है, ठीक है, यहाँ पे ये नाउन है। और अवर ब्लेसिंग कम्स फ्रॉम एबव, यहाँ पर ये फ्रॉम के बाद आया है, तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, या ब्लेसिंग कम फ्रॉम, अवर ब्लेसिंग कम्स फ्रॉम एबव, ठीक है। एंड 4 है द हेवंस आर एबव, तो यहाँ पर जो है ये लास्ट वाला जो सेंटेंस है ना डी, इसमें ये एबव एज एडवर्ब यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कहाँ का जवाब मिल रहा है। जब हमें कहाँ का जवाब मिलता है ना तो वो हमारा एडवर्ब होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम कर रहा है कि हेवंस कहाँ है, तो वो ऊपर है, ठीक है। तो एडवर्ब यहाँ पे क्या है, एज ए क्रिया विशेषण यूज हुआ है लास्ट वाले में, ठीक है। नेक्स्ट है 94, इन विच सेंटेंस एज, यहाँ पे एज पूछा जा रहा है कि एज इज यूज्ड एज कंजंक्शन, कंजंक्शन की तरह यूज कहाँ हुआ है एज, है ना। वी वॉक्ड एज फास्ट एज वी कुड, ठीक है, हम इतना तेज चले जितना हम चल सकते थे। और शी लाइक्स द सेम कलर एज आई डू, वो वही कलर पसंद कर जो मैं कर, यहाँ पर एज प्रोनाउन है। एज ही वॉज पुअर आई हेल्प हिम, क्योंकि वो गरीब था इसलिए मैंने उसकी हेल्प की। तो एज ए कंजंक्शन ये सी वाले सेक्शन में, मतलब सी वाला जो पॉइंट है वो करेक्ट है आपका, इसमें वो कंजंक्शन है, क्योंकि एज का मतलब होता है क्योंकि, ठीक है, क्योंकि। तो सीधा इसका मतलब निकल आया कि क्योंकि वो गरीब था इसलिए मैंने उसकी हेल्प की। नेक्स्ट है 95, फिलिप प्रेप इज द करेक्टर इन चार्ल्स डिकेंस नोवेल, ठीक है। फिलिप प्रेप ये तो हमने बहुत बार पढ़ लिया है, चार्ल्स डिकेंस की नोवेल में आता है। कौन सा नोवेल है वो, टेल ऑफ सिटीज, ग्रेट एक्सपेक्टेशन, ओलिवर ट्विस्ट, डेविड कॉपरफील्ड। सो ग्रेट एक्सपेक्टेशन, ठीक है, 1861 इसका मेन हीरो है ये। सो बी इज द करेक्ट आंसर। एंड डेविड कॉपरफील्ड इनका लास्ट मतलब 1850 में आया था। ये इनका एक ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल माना जाता है। एंड टेल ऑफ टू सिटीज़ ये इनका 1859 में आया था। ओलिवर ट्विस्ट इनका 1835 या 36 अराउंड आया था। 96 से सेलेक्ट द राइट मीनिंग ऑफ द वर्ड बायोग्राफी, बायोग्राफी का मीनिंग आप बताओ। बायोग्राफी क्या होती है, लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय समवन एल्स, ठीक है। बायो मतलब होती है लाइफ और ग्राफी मतलब रिटेन, तो लाइफ किसी की लिखी जाए किसी और के द्वारा, खुद के द्वारा जब आदमी अपनी लाइफ लिखता है वो तो ऑटोबायोग्राफी होती है, क्योंकि उसमें ऑटो वर्ड आ जाता है। ऑटो मतलब होता है सेल्फ, ऑटो का मतलब क्या होता है सेल्फ, लेकिन अगर बायो वर्ड यूज हो गया तो मतलब वो किसी और ने लिखी है। ठीक है, सो आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। लाइफ हिस्ट्री, किसी की जो लाइफ हिस्ट्री होती है, जीवन स्टोरी किसी और के द्वारा लिखी जाए। लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, अगर ऐसे आए क्वेश्चन तो ये ऑटोबायोग्राफी हो जाएगी। नेक्स्ट है 97, व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ एलिगेंट, एलिगेंट का सिनोनियम क्या बनेगा। नेक्स्ट है 97, व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ एलिगेंट, एलिगेंट का सिनोनियम क्या बनेगा, जेंटल, फेमस, ग्रेसफुल, नन ऑफ द अबव। सो एलिगेंट मतलब ग्रेसफुल,
सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर 98, हु इज हैरोल्ड क्लीवर। हैरोल्ड क्लीवर कौन है इन गर्ल्स वर्दी जस्टिस। गर्ल्स वर्दी का एक प्ले है जस्टिस जो हमने पढ़ा है, ठीक है, 1910 में 1910 में आया था, बहुत ही फेमस है। और उसमें हैरोल्ड क्लीवर नाम का एक करेक्टर आता है, वो कौन है, तो वो गवर्नमेंट काउंसिल है, मतलब वकील है वो, है ना, सरकारी वकील हिंदी में गए तो। नेक्स्ट है 99, आर ड्राइवन लाइक घोस्ट फ्रॉम एन एनचेंटर फ्लीइंग, हु और व्हाट इज ड्राइविंग लाइक घोस्ट इन शैलीज और टू द वेस्ट विंड। ठीक है, तो जो वेस्ट विंड है वो एनचेंटर होता है एक जादूगर, एनचेंटर की तरह मतलब जैसे एनचेंटर भूत को भगाता है वैसे ही जो वेस्ट विंड है वो इन पत्तियों को भगाती है। तो ये पहली स्टेंजा है और टू द वेस्ट विंड की। तो किसको भगाने की बात यहाँ पे हो रही है, डेड लीव्स, मतलब जो सूखी पत्तियां होती हैं जो पेड़ से गिर जाती हैं, तो जब हवा चलती है तो वो उनको उड़ा के ले जाती है। तो ये बात है यहाँ पे। 100 है, फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस यहाँ पे आपको बताना है, ही इज रिच एनफ टू स्टार्व, ही इज टू रिच टू स्टार्व, ही इज टू रिच नॉट टू स्टार्व, नन ऑफ दिस। तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा बी, ही इज टू रिच टू स्टार्व। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर फाइंड आउट करेक्ट सेंटेंस। यहाँ भी करेक्ट सेंटेंस आपको फाइंड आउट करना है। आर्म्स इज गिवन टू द बेगर, आर्म्स इज गिवन टू द बेगर्स, आर्म्स आर गिवन टू द बेगर्स, नन ऑफ दिस। कौन सा सही होगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपको सी सही हो जाएगा, आर्म्स आर गिवन टू द बेगर। जो आर्म्स होता है ना, आर्म्स इसका मतलब होता है भीख, तो ये हमेशा एज अ प्लूरल यूज होता है, तो इसके साथ आर हमेशा यूज होती है बर, तो सी। ठीक है, 102 है, ही सैड आई क्लीन माई टीथ ट्वाइस अ डे। तो उसने कहा कि मैं अपने जो दांत हैं उनको एक दिन में 2 बार ट्वाइस साफ करता हूँ। तो इसका इनडायरेक्ट कौन सा बनेगा, ही सैड दैट ही क्लीन्ड हिज टीथ ट्वाइस अ डे, ही सैड दैट ही क्लीन्स हिज टीथ ट्वाइस अ डे। तो बी वाला करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, हैबिचुअल एक्शन है, तो ये चेंज नहीं होगा भले ही आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। नेक्स्ट है यहाँ पे, ही सैड व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। उसने कहा कि क्या ब्यूटीफुल सीन है। तो इस तरीके के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ये सैड है वो एक्सक्लेम्ड में बदल जाता है। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा सही, ही एक्सक्लेम्ड व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट वाज। सॉरी, ये वाला हो जाएगा 4D वाला, ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज ए वेरी वेरी ब्यूटीफुल सीन। ये जो वाट है ना, वाट वेरी में चेंज हो जाता है और सैड एक्सक्लेम्ड में। ठीक है, सो ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल सीन, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 104, चूज द करेक्टली पंचुएटेड वर्जन। करेक्ट पंचुएटेड वर्जन आपको बताना, ही विल सक्सीड यू नेवर, वो सफल हो जाएगा पर तुम कभी नहीं होगे। तो ये बी वाला सही है आपका। ठीक है, ही विल सक्सीड यू नेवर। ठीक है, ये 2 क्लॉज हैं और 2 क्लॉज कॉमा से सेपरेट हो जाती हैं, सो बी वाला सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे 105, देयर वॉज नो अल्ट्रुइस्टिक मोटिव दैट प्रॉम्प्ट हिम टू हेल्प हर। सो यहाँ पे अल्ट्रुइस्टिक अंडरलाइन वर्ड का सब्सटीट्यूट बताना है आपको, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा सेल्फिश, मतलब अगर यहाँ पे ये लिख जाएगा देयर वॉज नो सेल्फिश मोटिव दैट प्रॉम्प्टेड हिम टू हेल्प हर, तो ये जो है इसका मीनिंग जो है चेंज नहीं होगा, सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे 106, व्हाट डिड हस्बैंड डू एज ए लास्ट रिजॉर्ट टू रिमूव द स्टिंग ऑफ द स्कॉर्पियन इन एज़ेकिएल नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन एज़ेकिएल की पोइम है, बहुत ही फेमस पोइम है। ठीक है, जिसमें उनकी मदर को बिच्छू काट लेता है और कर लगभग 20 घंटे तक उन पे उस जहर का पॉइजन का असर रहता है। फिर लास्ट में गांव के बहुत सारे लोग आते हैं, अलग अलग एडवाइस देते हैं उसमें कि शायद पूर्व जन्म के कर्म होंगे तुम्हारी माँ के, उनका जो अपराध है वो मिला है, वो मतलब अलग अलग बातें वो उसमें उन्होंने बताई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा, ऑप्शंस हैं आपके, यूज्ड पाउडर मिक्सचर एंड हर्ब, लेट द स्टिंग डाई आउट ऑन इट्स ओन, कर्स्ड हिज वाइफ फॉर द ट्रेजेडी, पोर्ड पैराफिन एंड पुट ए मैच टू इट। सो 106 का क्या होगा, लेट स्टिंग डाई आउट ऑन इट्स ओन। ठीक है, सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 107, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट फॉर्मल मेथड ऑफ कम्युनिकेशन
ठीक है, इनमें से कौन सा मोस्ट फॉर्मल तरीका है कम्युनिकेशन करने का, फॉलोइंग स्पेसिफिक फॉर्मेट, मेमो, बिजनेस लेटर। तो बिजनेस लेटर ये सबसे ज़्यादा फॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब फॉर्मल मेथड है कम्युनिकेशन का, बिजनेस लेटर। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे द मिस्ट्री प्ले डील विद, मिस्ट्री प्ले डील करते हैं, इनका सब्जेक्ट होता है द लाइफ ऑफ क्राइस्ट, द न्यू टेस्टामेंट, पाम्स, एप्रोक्रिफा। तो ये डील करते हैं न्यू टेस्टामेंट, क्योंकि बाइबल से डील करते हैं। सो न्यू टेस्टामेंट क्या है, बाइबल का पार्ट है। ठीक है, और ये पाम्स क्या होते हैं, भजन होते हैं जैसे भगवान के भजन होते हैं ना, वो जैसे बाइबल में जो इनके भगवान के जो भजन होते हैं उनको पाम्स कहते हैं। एप्रोक्रिफा भी इसी का पार्ट होता है। 109 है, फुट इन प्रोसोडी इज अ बेसिक यूनिट ऑफ। ठीक है, एक प्रोसोडी आप जानते हैं यही मीटर और पोइट्री में जो मीटर है, ठीक है, और जो सिलेबल वगैरह इनकी जो स्टडी होती है उसको हम प्रोसोडी बोलते हैं। ठीक है, फुट मीटर है ना, कौन सी लाइन में कौन सी राइम स्कीम है, क्या है, ये सब इसमें हम पढ़ते हैं। तो फुट क्या होता है, बेसिक यूनिट ऑफ राइम, लेंथ, रिदमिक मीजरमेंट, हाइट। तो रिदमिक जो मीजरमेंट है, ठीक है, रिदम को नापने का जो तरीका है वो फुट कहलाता है। मतलब सबसे छोटी जो यूनिट होती है प्रोसोडी की वो ये है फुट। ठीक है, जैसे ये मान लो एक फुट है, इसमें सिलेबल होंगे, जैसे स्ट्रेस सिलेबल हो सकता है, अनस्ट्रेस हो सकता है, ऐसे। 110 है, टू कट ए सॉरी फिगर, टू कट ए सॉरी फिगर का मतलब होता है टू बी रिड्यूस्ड। ठीक है, नेक्स्ट है 111, फ्लैश एंड ब्लड, ह्यूमन नेचर वॉर्मिंग इन लाइफ एट द टॉप स्पीड। सो फ्लैश एंड ब्लड का मतलब होता है ह्यूमन नेचर, सो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 112, सेलेक्ट द वर्ड विद इट्स करेक्ट स्पेलिंग, है ना। तो यहाँ पे आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है कौन से वर्ड की सही है। ठीक है, सो वैक्यूम है, फोर मतलब जो चारों की चारों जो वर्ड हैं वो वैक्यूम यहाँ पे दे रखे हैं, तो वैक्यूम की कौन सी स्पेलिंग सही है ये बताना है। ठीक है, सो VAC, ठीक है, VAC वैक, और डबल यू आता है वैक्यूम में, VACWM, तो डी वाली सही हो जाएगी वैक्यूम। नेक्स्ट है 113, फाइंड आउट द मिस स्पेल्ट वर्ड। यहाँ पे भी आपको मिस स्पेल्ट वर्ड फाइंड आउट करना है। एकम्पनीमेंट, एक्सप्लेनेशन और सुपरस्टिशियस, मिसलेनियस। ठीक है, सो कौन सा वर्ड मिस स्पेल्ट है बताओ। यहाँ पर जो है एकम्पनीमेंट करेक्ट है, सुपरस्टिशियस करेक्ट है, और मिसलेनियस भी करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन आपका गलत है, EXPLA। ठीक है, तो जो एक्सप्लेनेशन होता है ना उसमें ये जो आई है, ये जैसे एक्सप्लेन में तो हम आई लिखते हैं, जो ये हो गई हमारी एक्सप्लेन की स्पेलिंग। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में ये जो आई है इसको हटा दो और NATION जोड़ दो इसमें, मतलब आई से इसको काट देना है, एक्सप्लेनेशन हो गया। ये है इसकी स्पेलिंग सही, तो ये मिस स्पेल था, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे 114, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जो नेसेसिटी है, आवश्यकताओं की जो आवश्यकताएं ही आविष्कार की जननी हैं। तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, इमेजरी, पर्सोनिफिकेशन, एपोस्ट्रोफी और नन ऑफ दीज। सो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, जो नेसेसिटी है उसको यहाँ पर आविष्कार की मदर माना है, सो बी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर आई एम अफ्रेड आई डोंट हैव अ हेड फोर फिगर। ठीक है, सो मैं डरा हुआ हूँ किस चीज़ से, कि मेरे पास वो हेड मतलब उतना दिमाग नहीं है कि मैं कोई चीज़ फिगर आउट कर पाऊँ। सो आई कैन नॉट हियर प्रॉपरली, ये कह रहा है, ये कहना क्या चाह रहा है यहाँ पे स्पीकर, ये आपको फाइंड आउट करना है। आई हैव ए लॉट ऑफ हेयर, मेरे पास बहुत सारे बाल हैं। आई एम नॉट गुड एट एडिंग ETC, आई एम नॉट गुड पर्सन। तो वो ये कह रहा है आई एम नॉट गुड एट एडिंग, मतलब एडिशन करने में, ऐड करते हैं ना जैसे, ठीक है, जो आप कैलकुलेशन लगाते हो उसमें वो ठीक नहीं है, ये कहना चाह रहा है। सो सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब आपका ये 116 से लेके 120 आपके 120 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश लिटरेचर में। ठीक है, बाकी आपका GS आएगा। सो 116 से 120 आपका पैसेज है।
रीड द पैसेज गिवन बिलो, आपको नीचे दिया गया पैसेज पढ़ना है एंड आंसर द क्वेश्चन, आपको उसके आंसर करने हैं दैट फॉलो बाय सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ठीक है, सो ये पैसेज हो गया और यहाँ पर दिए हुए हैं इसके क्वेश्चन। सो मैंने आपको बताया था लास्ट प्रैक्टिस सेट में कि सबसे पहले आपको पैसेज अगर करना है तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्वेश्चंस को रीड करेंगे। अब जैसे यहाँ पे तो ये क्वेश्चन को करने के लिए आपको पैसेज को पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जो 116 क्वेश्चन है इसमें विच के नीचे अंडरलाइन हो रहा है और आपको ये बताना है कि ये जो अंडरलाइन वर्ड है ये क्या है। तो आप अपने आप बता दोगे कि ये जो अंडरलाइन वर्ड है ये एक प्रोनाउन है। ठीक है, प्रोनाउन है ये विच यहाँ पर, सो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर है द डेजर्ट एनक्लोज अस फॉर द नेक्स्ट 10 days, वॉइस इन द एबव सेंटेंस हैज़ बीन करेक्टली चेंज। ठीक है, तो यहाँ पे ये ग्रामर बतानी है आपको यहाँ पे। तो ये वाला जो पैसेज है ना इसमें आपको सारे ग्रामर के क्वेश्चन दे दिए हैं। ठीक है, इस पैसेज को ज़्यादा पढ़ने की इसमें ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द डेजर्ट एनक्लोज्ड अस फॉर द नेक्स्ट 10 days, है ना। तो वॉइस इन द एबव सेंटेंस हैज़ बीन करेक्टली चेंज्ड, तो यहाँ पे आपको वॉइस बदलना है इस अंडरलाइन मतलब सेंटेंस का। तो यहाँ पे हो जाएगा वी वर एनक्लोज बाई द डेजर्ट, सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे कहीं आया है ये डेजर्ट, देखो ये आ रहा है द डेजर्ट क्लोज अस फॉर द नेक्स्ट 10 days। तो वो बस उसका मतलब यहाँ से कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको बस इसका ग्रामेटिकल क्लास आपको चेंज करना है। बाकी फिर बाद में यहाँ पे पूछा है सिनोनियम फॉर द वर्ड क्लम्स, क्लम्स का यहाँ पे सिनोनियम पूछा है बंचेस, है ना, क्लम्स का जो सिनोनियम हो जाएगा। ठीक है, 118 का यहाँ पे सिनोनियम पूछा है कि क्लम्स का सिनोनियम क्या होगा, तो यहाँ पे इसका सिनोनियम हो जाएगा क्लम्स का बंचेस, सो ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तो पैसेज को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अगर आपकी वोकेब अच्छी है, आपका ग्रामर अच्छा है। एंटोनियम फॉर द वर्ड्स स्कॉल्ड, स्कॉल्ड का एंटोनियम पूछा है तो स्कॉल्ड मतलब एकदम ऐसे घुर्राना होता है, तो इसका हो जाएगा एंटोनियम हो जाएगा स्माइल, स्माइल करना, है ना। और 120 का द डेजर्ट लुक्ड लाइक ए लॉइन बिकॉज बोथ आर ऑफ द सेम कलर। ठीक है, तो जो डेजर्ट था वो लॉइन की तरह दिख रहा था, क्योंकि लॉइन का कलर भी वही जैसे मिट्टी का मटमैला कलर होता है वैसे ही था। सो बोथ आर द सेम कलर, सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो वैसे इसके आंसर यहाँ पे दे रखे हैं ये, आप इसको खुद भी पोज करके वीडियो को पोज करके आप इसको रीड कर लेना और खुद से आंसर लगा लेना इसकी एक बार। ठीक है, ऐसे करके इसको पोज कर लेना थोड़ी देर, मैंने आपके लिए टाइम दे दिया है। ठीक है, और ये सारा और फिर क्वेश्चंस को रीड करके आपने आप आंसर लगा लेना। आंसर यहाँ पे दे रखे हैं 16 से लेके 120। सो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट दिस प्रैक्टिस पेपर। ठीक है, 5 प्रैक्टिस सेट हमने कर लिए और बाकी 5 और हैं हमारे जो हम एग्ज़ाम से पहले कर लेंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।